सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ। ये मंत्री भी हैं, महामंत्री भी हैं, कभी कभी आप नाम कृष्ण हैं, कभी कभी आप हनुमान बन जाते हैं। आपके चक्रव्यूह में अभिमन्यु तो फंसता है, आज आप कृष्ण को फंसा रहे हो। कृष्ण होए वहाँ कंस भी हो, कंस भी होगा, जहाँ कौर पांडव होए वहाँ पे कौरव भी होंगे। ये एक चक्रव्यूह है। है। और जहाँ जहाँ भी कांड होते हैं, जब सरकार संकट में आती है, वहाँ पे फिर कृष्ण बेदी को भेज दिया जाता है, वहाँ पे आप हनुमान बन जाते हैं। देखिए, मैं आपको एक गलतफहमी दूर करता हूँ। बहुत से लोगों को ये लगता हुआ कि बेदी जी की शायद पहली बदली है। नहीं, ये मेरी पहली बदली नहीं है। 94 में पार्षद में थानेसर में था, फिर 2005 में पार्टी ने रादौर से चुनाव लड़ा दिया। जब वहाँ से वो सीट रिजर्व से ओपन होगी, शाहबाद रिजर्व होगी, तो फिर वापस कुरुक्षेत्र जिला में मिला लिया। और आगे भी कोई गारंटी नहीं है, पार्टी जब कहीं और आदेश देगी तो अपन तो तैयार, अपन ने तो अपने मतलब भेजते तो आपको वहाँ से जितवाने के लिए ही है ना। अब वो आप जिस विषय पे जाना चाहते हैं, आप इस गलतफहमी मत रहिए। विधानसभा जब हम देखते हैं तो उसमें काफ़ी आप उदास रहते हैं। आपके जो गहरे मित्र हैं अभय सिंह चौटाला जी, वो इस बार विधानसभा में नहीं आए, तो वो नोक झोंक, वो प्यार भरी तकरार देखने को नहीं मिल रही। कितना मिस करते हैं आप उनको? नहीं, प्यार मित्र तो आपके साथ भी कोई कम नहीं है मेरी। हाँ, मेरी अभय चौटाला जी से भी कम नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क। ये है चक्रव्यूह, और चक्रव्यूह में मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत, और मेरे साथ आज चक्रव्यूह के सवालों के घेरे में किशन बेदी जी हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। अक्सर आप इनको हमारे साथ देखते रहते हैं। ये मंत्री भी हैं और महामंत्री भी हैं। तो ये मंत्री भी हैं, महामंत्री भी हैं, कभी कभी आप नाम कृष्ण हैं, कभी कभी आप हनुमान बन जाते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन मंत्री महामंत्री वाला है, पहला सवाल क्यों ना इसी पे लिया जाए। सर्वप्रथम मुकेश जी, आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार, प्रणाम। और सभी के लिए ये उत्सव का महीना है, बाबा भोले का महीना है। आप सभी पर बाबा भोले की कृपा बरसे सावन के महीने में, और रक्षाबंधन तुरंत आ रहा है। मेरी बहनों को भी, पूरे देशवासियों को, आपके चैनल के देखने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके चक्रव्यूह में अभिमन्यु तो फंसता है, आज आप कृष्ण को फंसा रहे हो। हाँ, नहीं, कृष्ण का पहली बार नहीं हो रहा है, चक्रव्यूह कई बार हो चुका है। हाँ, इसलिए आपने जो पहला सवाल किया, वो मुझे सोचना पड़ेगा कि उसका क्या जवाब दूं, क्योंकि मुकेश जी आपके सामने जवाब देना तो बहुत मुश्किल होता है। नहीं, मुश्किल नहीं होता, आप तो हमेशा से ही देते आए। आपने सवाल किया कि आप मंत्री भी हैं और प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री भी। जी, मैं अपनी जब जीवन यात्रा भारतीय जनता पार्टी में सोचता हूँ, शुरू करता हूँ, बाल्यकाल से स्वयं सेवक रहा, संगठनों में काम किया, परंतु 96 के अंदर सक्रिय राजनीति के अंदर मैं आया। पहले ही मंडल के सचिव की जिम्मेवारी दी पार्टी ने। थानेसर मंडल छोटा सा मंडल था, उसमें सचिव और काम का बंटवारा किया, तो हम काम में लग गए। काम करते करते युवा मोर्चा के प्रदेश जिला के महामंत्री हो गए, उसके बाद जिला के अध्यक्ष हो गए युवा मोर्चा के, और तब काम करते करते प्रदेश महामंत्री हो गए 80 मोर्चा के, और 80 मोर्चा के प्रदेश महामंत्री होते होते पार्टी ने चुनाव लड़ा दिया रादौर विधानसभा से 2005 में। अब उस चुनाव के बाद रिजल्ट चाहे कुछ भी रहे, चुनाव तो बढ़िया लड़ा गया, परंतु पार्टी की स्थिति और पूरे प्रदेश में बीजेपी का कोई ऐसा उस समय कोई हवा नहीं थी। तो हम केवल 18 लोग ऐसे थे जिनकी जमानत बची थी। तो पार्टी ने कंसीडर किया, तो मुझे तुरंत मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। लगातार 3-4 बार 80 मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी। जब संगठन ने जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ी, जो हमसे अपेक्षा संगठन ने की, वो पूरा किया, प्रयास किया, अपना समय भी लगाया, अपनी नियत, नीति और विचारधारा को लोगों तक ले जाने में पार्टी के संगठन की सोच के अनुरूप हमने काम किया। जो संगठन के उसके पार्टी के जो उसके बाद क्या हुआ,
भारतीय जनता पार्टी ने जिलाध्यक्ष बना दिया बीजेपी के, तो जिलाध्यक्ष हो गए, फिर जिलाध्यक्ष की भूमिका में आ गए। फिर दोबारा 2009 में चुनाव लड़ाया, 14 में चुनाव लड़ाया, 14 में सरकार बन गई तो मंत्री हो गए। तो अब पार्टी ने पिछले दिनों आदेश दिया 1 साल पहले कि आप महामंत्री की भूमिका में आएंगे, हम महामंत्री हो गए। और लोकसभा चुनाव में पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो जो लोग चुनाव लड़ रहे थे उनको मदद करके चुनाव लड़ाने का काम किया। 24 में पार्टी ने आदेश दिया कि आप चुनाव लड़ो, चुनाव लड़े तो फिर मंत्री हो गए। जो कृष्ण जी हैं वो कई विधाओं में परिपूर्ण हैं। एक उनको देवताओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि हर कला में वो माहिर हैं। आप भी तमाम कलाओं में माहिर हैं। चुनाव जीते हैं, हारे हैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जीत गए तो मंत्री बन गए, लाल बत्ती मिल गई, हूटर वाली गाड़ी मिल गई। जब हारे तो पॉलिटिकल एडवाइज़र हो गए। और जहाँ जहाँ भी कांड होते हैं, जब सरकार संकट में आती है, वहाँ पे फिर कृष्ण बेदी को भेज दिया जाता है। वहाँ पे आप हनुमान बन जाते हैं। मैं अभी उसी बात को कह रहा था। मैं जब चेक करता हूँ अपने आप को, तो श्रीमान स्वर्गीय रमेश जोशी जी दुनिया में नहीं है। उनके जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में काम की शुरुआत की थी। ओम प्रकाश ग्रोवर जी हुए, उसके बाद ओम प्रकाश ग्रोवर जी के बाद रतनलाल कटारिया जी हुए, उनके नेतृत्व में काम किया। कटारिया जी के बाद फिर आदरणीय आतम प्रकाश गणेशी लाल जी के नेतृत्व में काम किया। फिर आतम प्रकाश मनचंदा जी हो गए प्रदेश अध्यक्ष, फिर उनकी टीम में काम किया। जब वो गए तो आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी हो गए प्रदेश अध्यक्ष, उनकी टीम में भी काम किया। उनके जाने के तुरंत बाद रामविलास शर्मा जी आ गए, तो रामविलास जी की टीम में भी काम किया। और इसी प्रकार से सुभाष बराला जी, ओम प्रकाश धनखड़ जी, नायब सिंह सैनी जी की नेतृत्व में आज हम मोहनलाल बडोली जी के नेतृत्व में संगठन काम कर रहे हैं। जब मनोहर जी मुख्यमंत्री थे तो उनकी टीम में काम किया, और आज ये नायब जी हैं तो उनकी टीम में काम कर रहे हैं। मैं कुल मिला के अपने इस सारे वृत्तांत को एक लाइन में कहना चाहता हूँ कि पार्टी को दरी बिछाने की आवश्यकता है तो कृष्ण बेदी अवेलेबल है। पार्टी को और सरकार को कहीं मेरी कोई कहीं पर भी किसी प्रकार की जरूरत पड़ती है तो मैं अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार रहता हूँ। आज चाहे मिर्चपुर कांड हुआ, उनको रिहेबिलिटेट करने की बात थी। उसके पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर जाट आरक्षण का एक बहुत बड़ा मुद्दा था। उन हमारे भाइयों के जख्मों पर मरहम लगाने की बात थी, कंपनसेट करने की बात थी, उनको रिहेबिलिटेट करने की बात थी। तो मैंने मनोहर जी ने विश्वास किया, तो उस विश्वास पर तो फिर खरा उतरना होता है, व्यक्ति की जिम्मेवारी बन जाती है। तो इसी प्रकार से एक ध्रुवदी महेंद्र का एक बहुत बड़ा मुद्दा था। 56-57 दिन से एक लंबा धरना नरवाना में चल रहा था। 16-17 गाँव के किसान मरने मारने वो तारू थे। तो मनोहर जी कहने लगे कि आप उसको संभालो, तो संभाला, तो वो मामला वो भी ठीक हो गया। तो जब भी कोई काम पार्टी ने दिया, संगठन ने दिया, सरकार ने दिया। अब पिछले दिन HAU में मामला बिगड़ा तो मैंने मुख्यमंत्री जी को मैंने स्वयं जाके इस बात का निवेदन किया कि ये लोग यहाँ पे प्रभावशाली हो सकते हैं। आप महिपाल डांडा जी की सेवाएं लें इसके लिए, इस मामले को शांत करने के लिए। रणधीर पनिहार जी की सेवाएं लें। भाई रणवीर कश्यप हमारे गंगवा जी मंत्री हैं वहाँ से, उनका ठीक प्रभाव है। तो उनके साथ मैं भी जाके उन लोगों के बीच में बैठ कर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। 2014 में आप जीते, 2019 में आप हार गए। फिर जो चुनाव था इसमें आपको नरवाना से उतार दिया, और नरवाना में जाट आरक्षण के दौरान आप जाट भाइयों के काफ़ी प्रिय रहे हैं, फिर भी आपको वहीं पे भेज दिया गया। वहाँ से जो जीत हासिल की उसके लिए क्या रणनीति अपनाई आपने? देखिए, मैं आपको एक गलतफहमी दूर करता हूँ। बहुत से लोगों को ये लगता होगा कि बेदी जी इसकी शायद पहली बदली है। नहीं, ये मेरी पहली बदली नहीं है। 94 में पार्षद मैं थानेसर में था, 94 से 2000 तक। फिर 2005 में पार्टी ने रादौर से चुनाव लड़ा दिया, वो यमुनानगर जिले में सीट थी। जब वहाँ से वो सीट रिजर्व से ओपन हो गई, शाहबाद रिजर्व हो गई, तो फिर वापस कुरुक्षेत्र जिला में मिला लिया। अब कुरुक्षेत्र में लोगों पार्टी को लगा कि इसकी उपयोगिता कहीं और हो सकती है, तो पार्टी ने नरवाना भेज दिया। और आगे भी कोई गारंटी नहीं है, पार्टी जब कहीं और आदेश देगी तो अपन तो तैयार, अपन तो अपने मतलब भेजते तो आपको वहाँ से जितवाने के लिए ही है ना? तो फिर अब वो आप जिस विषय पे जाना चाहते हैं, आप इस गलतफहमी मत रहिए। अच्छा, मैं पार्टी कार्यकर्ता हूँ। पार्टी को कील की जगह मेरी आवश्यकता पड़ेगी तो कील का काम करूंगा, हथौड़े की जगह आवश्यकता पड़ेगी हथौड़े का काम करूंगा। उपयोगिता पार्टी ने और संगठन ने करनी है, सरकार ने करनी है। कृष्ण बेदी का अपना पार्टी और सरकार के बीच में कोई व्यक्तित्व नहीं, कोई अहम नहीं, कोई विचार नहीं, कोई सोच नहीं। हमारे संगठन में तो एक बात सिखाई जाती है, सूचना आने के बाद सोचना बंद हो जाता है। मैं कल माननीय मनोहर जी का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उनको भी कोई सवाल किया हो किसी ने, उनका एक ये चल रहा था कैप्शन कि सूचना आने के बाद फिर सोचना बंद हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और संगठन के कार्यकर्ता की केवल एक ही सोच है, अपना कोई अहम नहीं, अपना कोई वजूद नहीं, केवल भारत माता की जय हो, भारत माता परम वैभव पर पहुँचे, देश के 140-45 करोड़ लोगों के
किसी के एक के जख्म पर भी मरहम लगाने का यदि मेरे से कोई काम हो सकता है तो मैं उस सोच को लेकर चलने वाला कार्यकर्ता हूँ। और जब इस बार पार्टी को जब 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 जरूरत पड़ती है, पार्टी जहाँ हमारा उपयोग करती है, तो फिर पार्टी ने मान सम्मान देने के लिए भी मेरे जैसे सामान्य परिवार के आदमी को कसर नहीं छोड़ रखी। इस बार विधानसभा जब हम देखते हैं तो उसमें काफ़ी आप उदास उदास रहते हैं। आपके जो गहरे मित्र हैं अभय सिंह चौटाला जी, वो इस बार विधानसभा में नहीं आए, तो वो नोक झोंक, वो प्यार भरी तकरार देखने को नहीं मिल रही। कितना मिस करते हैं आप उनको? नहीं, प्यार मित्रता तो आपके साथ भी कोई कम नहीं है मेरी। हाँ, मेरी अभय चौटाला जी से भी कम नहीं है। तो जी। अब मित्रता की बात है तो मैं तो एक सोच को लेकर चलने वाला आदमी। इसी विधानसभा में ताऊ देवीलाल जी और भजनलाल जी और बंसीलाल जी भी एक समय बैठते थे। इसी विधानसभा के अंदर ओम प्रकाश चौटाला, भजनलाल जी और बंसीलाल जी भी बैठते थे। इसी विधानसभा के अंदर हुड्डा जी के साथ रामविलास शर्मा जी और अन्य बड़े वरिष्ठ लोग बैठते थे। अभय सिंह जी हमारे मित्र ही नहीं, एक बड़ी पार्टी के वो नेता हैं, और यदि इस बार वो विधानसभा में होते तो अच्छा लगता। नहीं, आज उनके सुपुत्र हैं, उनकी अगली पीढ़ी आज विधानसभा में है, उनसे उनके साथ भी उतनी ही मित्रवत व्यवहार है। विधानसभा का जो भी नोक झोंक है, जो बात है वो विधानसभा के विचारों की है, उसके बाद कुछ नहीं है, और उसके बाद रखनी भी नहीं चाहिए। जो लोग रखते हैं तो शायद वो सफलता उनको नहीं मिलती। कुछ बातें ऐसी भी हैं जो चुनाव जब आता है तब आप लोग करते हैं, पार्टी करती है, सरकार करती है, हम आएंगे पेंशन बढ़ा देंगे, कम से कम 250 रुपये तो बढ़ेंगे ही। इस बार ये वाला जो जिम्मा आपके पास है, आप कहते हैं जितनी महंगाई बढ़ेगी उतनी बढ़ाएंगे, बढ़ाने का आप नाम नहीं ले रहे, तो कितनी महंगाई बढ़ेगी? बहुत बड़ा सुधारीकरण मनोहर जी ने पिछले 10 साल के अंदर हरियाणा प्रदेश की राजनीति के अंदर एक चेंज किया, उन्होंने मोमेंटम ला कर दिया। उन्होंने जो चीज़ आप और हम सोच सकते थे उन्होंने करके दिखाई। पूरे देश के अंदर कैरोसिन फ्री की हमने घोषणा कर दी, हर घर के अंदर हमने सिलेंडर पहुंचा दिया, परंतु मिट्टी का तेल फिर सब घर में आ रहा, आ नहीं रहा, ले नहीं रहे, ये अलग बात है, परंतु डिब्बों पे आ रहा था। कागजों में ही आता ना वो। नहीं, जो भी था, मनोहर जी ने कहा ये क्यों, जब रसोई हमने धुआं रहित करनी है तो फिर कैरोसिन क्यों, हमने हरियाणा में कैरोसिन बंद करने का काम किया। आप और हम सोच भी नहीं सकते थे। मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया, विधानसभा के अंदर कह दिया कि मैं ऑनलाइन पेंशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करूंगा, डायरेक्ट बेनिफिट लोगों को दूंगा। तो मुझे याद है, मैं मंत्री था, इसी विभाग का मंत्री था, तो हुड्डा जी कहने लगे मनोहर लाल जी रहने दे इस बात ने, यदि यू करण का जुगाड़ होता तो मैं ही कर जाता, 2.5 साल जोर लागा मेरे पास, वो इन तो कर देगा। तो मनोहर लाल जी ने कहा था कि मैं ही करके जाऊंगा, और 13 महीने के अंदर दिन रात जागकर उन्होंने सारी की सारी पेंशन, जितनी सामाजिक सुरक्षा की पेंशन थी, सभी को ऑनलाइन किया, डीबीटी से जोड़ने का काम किया, और विधानसभा के अंदर ये रिकॉर्ड दिखाया कि 1,86,000 लोग उस समय 2015-16 में 1,86,000 लोग फेक पेंशन ले रहे थे, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। हालांकि वो बाद के मामले हैं, उनको पकड़ा गया, रिकवरी हुई, या वो जो मामले अलग हैं, वो बहुत लंबी बात हो जाएगी, परंतु वो भी काम हमने ही करके दिखाया। तो इसी प्रकार से हमने जो वादे किए हैं पूरे किए हैं। आज हरियाणा प्रदेश में सबसे ज़्यादा कैश इन हैंड सोशल बेनिफिट की स्कीमों का लाभ केवल हमारी सरकार दे रही, 3,000 रुपये पर हेड, और पूरे देश के अंदर इससे ज़्यादा अमाउंट कोई सरकार नहीं दे रही है, एक बात। और 36 लाख लोगों के लगभग हम लोगों को सीधा हाथ में पैसा दे रहे हैं, ये संख्या भी पूरे देश में कहीं नहीं है। सबसे ज़्यादा पैसा और सबसे ज़्यादा नंबर लोगों को लाभ पहुंचाने वाली कोई सरकार है तो नायब जी की सरकार है। तो वो काम महंगाई से जोड़ने का मनोहर जी ने जो किया था, हम आज भी उस पॉलिसी पे कायम हैं, और लोगों को जैसे भी डीए की जरूरत पड़ेगी पेंशन में जोड़ने का काम करेंगे। आज बहुत अच्छा अमाउंट हम उन ज़रूरतमंद लोगों के हाथ में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इससे ज़्यादा नंबर किसी की प्रदेश में नहीं है। हमसे पॉपुलेशन में बड़े हैं, साइज में बड़े हैं, सब चीज़ों में अन्य प्रदेश बड़े हैं, परंतु इससे बड़ा नंबर किसी प्रदेश के पास नहीं है, और इससे ज़्यादा अमाउंट किसी प्रदेश के पास। लाडो जो योजना है वो आपकी भी प्रिय है, प्रधानमंत्री जी की भी प्रिय है, मनोहर लाल जी की भी प्रिय थी, नायब सिंह सैनी, उसको लेकर अभी क्या अपडेट है? क्योंकि देश की देखिए, हमने चुनाव में गए थे अपनी बहनों के सशक्तिकरण के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, महिलाओं को हाथ में कैश इन हैंड हो, उनकी रसोई में सहयोग हो। हमारी बहनें आज 100 रुपये के लिए भी पतिदेव की तरफ देखती हैं, कई बार बेटे की तरफ देखती हैं, कई बार भाई की तरफ देखती हैं। तो हमारे
देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश के नेतृत्व ने बैठ के तय किया कि हम लाडो लक्ष्मी योजना लेकर आएंगे और 21 रुपये बहनों के हाथ में नकद देने का काम करेंगे, हर महीने देने का काम करेंगे, ताकि रसोई की ज़रूरतें मेरी बहनें पूरी कर सकें। अब स्कीम को तैयार करने की जिम्मेवारी मेरे विभाग की दी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और हमने लगभग उस पर सारा काम तैयार कर लिया है। और शीघ्र ही ये मुख्यमंत्री जी का निर्णय है कि किस दिन उसकी घोषणा वो कब करें। आप और परंतु मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, ये भी देश का एक बहुत बड़ा नंबर यदि कोई होगा तो हरियाणा का ही होगा। सबसे ज़्यादा बहनों के हाथ में 21 रुपये पर महीने कैश इन हैंड देने की यदि कोई सरकार पहल करेगी। शुरुआत हिमाचल ने भी किया, शुरुआत और कई प्रदेशों ने भी किया है, परंतु इतना बड़ा नंबर वो नहीं दे सके। उस स्कीम से जान छुटाते हुए नजर आए, क्योंकि मेरे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा बहनें इस स्कीम के दायरे में आएँ और उनको बेनिफिट मिले, ये सोच लेकर हम चले हुए हैं। और हमारी विभाग की सारी तैयारी कंप्लीट है। निर्णय मुख्यमंत्री जी का। जी, आप स्वयं दलित परिवार से आते हैं, ये विभाग भी आपके पास है, तो हम क्या मानें कि हरियाणा में जो दलित वर्ग है अब संपन्न हो चुका है, दलितों पर अत्याचार जो है वो बंद हो चुका है, और बाकी कहीं देश में आया हो या ना आया हो, लेकिन हरियाणा में राम राज्य आ चुका है? आपकी सोच अलग हो सकती है। जी, मैं तो सवाल पूछ मैंने तो नहीं कहा, आपने सवाल पूछ लिया। तो सतयुग के अंदर भी कुछ ना कुछ घटनाएं तो होती थी, अभी भी घटना त्रेता हुई, में भी हुई है, अभी भी हिसार द्वापर में भी हुई है। हिसार में नहीं, भी मैं हुई बता रहा ना जी, द्वापर में भी हुई है, तो अभी क्या स्टेटस है? श्री कृष्ण जी के राजपाट में भी हुई है, और आज भी कलयुग के अंदर भी इस प्रकार का डेमोक्रेसी सिस्टम है। जहाँ राम जी हुए वहाँ रावण भी होगा, जहाँ कृष्ण हुए वहाँ कंस भी होगा। कंस भी होगा, जहाँ कौर पांडव हुए वहाँ पे कौरव भी होंगे। ये समाज में चलेगा, ये एक चक्रव्यूह है। चक्रव्यूह है। अच्छा, परंतु कितने लोगों को हम इसमें से, इस दायरे से बाहर निकाल लें, कितनी लोगों की मानसिकता बदल लें, क्या कुछ कर लें, ये एक अलग चीज़ है। परंतु 11 साल की सरकार के बाद मैं एक दावे से कह सकता हूँ कि जिस प्रकार की एट्रोसिटी पिछली सरकारों में हुआ करती थी, हमने उन पर रोकथाम भी की और पिछली एट्रोसिटी के जख्मों पर लोगों के मरहम लगाने का काम किया। आपको याद होगा, इस बात के साक्षात गवाह, मिर्चपुर कांड के पीड़ित 282 परिवारों को रिहेबिलिटेट, पुनर्विस्थापित करके उन लोगों का मान सम्मान बहाल यदि किया तो मनोहर लाल जी की सरकार ने किया, वो हमारी सरकार ने किया। इसी प्रकार से जितने भी मामले उछले, उन सभी मामलों को हमने शांति नहीं किया, उन लोगों के साथ बैठ के भाईचारा निभाने का काम किया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आज आप कहते हो कि दलित तो राम राज आगे होगा, मुझे इस बात का नहीं पता, परंतु मैं एक बात कह सकता हूँ, जो महापुरुषों की जयंतियाँ आज मनोहर जी को नायब सैनिक जी की सरकार में मनती हैं, वो जयंतियाँ तो बाप दादों के नाम पे मना करती थी। जो विश्वविद्यालय के नाम महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी इस सरकार में होते हैं, संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज फतेहाबाद में होता है, विश्वकर्मा जी के नाम पर पलवल के अंदर यूनिवर्सिटी बनती है, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के नाम पर यमुनानगर के अंदर जो इंस्टीट्यूट बनते हैं, और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर जो इंस्टीट्यूट बनते हैं, महापुरुषों के नाम का जो सम्मान, मेरी पूरी बात होने दे, हमारी सरकार ने किया। वो लोग तो कभी नाम भी नहीं लेते थे। यदि 2 एकड़ की पार्क के अंदर की 15वीं फोटो लगती थी तो उनके बाप दादों की फोटो लगती थी, और शहर से कोई मतलब नहीं। मैं साफ साफ शब्दों में कह दूं, 2 एकड़ की पूरी पार्क नहीं है शाहबाद के अंदर, उसके अंदर भी रणबीर हुड्डा जी का नाम लिख के चले गए थे। हुड्डा जी, किसी संत महापुरुष का नाम नहीं आया। वहाँ का रविदास समाज चिल्लाता रहा कि इसका नाम रविदास जी के नाम पर पार्क का नाम रखिए, इसका नाम अम्बेडकर जी के पर रखिए, किसी ने सुनी भी नहीं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यदि अनुसूचित जाति समाज के ही नहीं, पिछड़े वर्ग समाज के लोगों को भी यदि सम्मान दिया तो हमारी सरकार ने दिया, मनोहर जी की सरकार ने दिया, नायब सैनिक जी की सरकार। ये जो सम्मान आपने दिया इसके लिए आपको साधुवाद। आपने बहुत सारी जयंतियां गिनवाई जो अब सरकार लगातार मना रही है, हम भी लोग टीवी पर देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं। जो बैकलॉग पड़ा हुआ था अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का, आपसे पहले एक मंत्री जी का मैं इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने बताया वो सीटें खाली छोड़ दी जाती थी कि कोई योग्य उम्मीदवार ही नहीं मिला। अब क्या आपको जो रिक्तियां पड़ी हैं, बैकलॉग पड़ा है, शुरू करूं? वो भरा आपने कुछ? बैकलॉग 1996 का बंसीलाल जी का, 2000 का चौटाला जी का राज का, और 2005 से लेकर 2014 तक का हुड्डा जी के राज का बैकलॉग को यदि ओपन करने की शुरुआत करी तो मनोहर जी की सरकार ने की। परंतु ये ईयर बाय ईयर बैकलॉग होता है, ईयर बाय ईयर बैकलॉग होता है। जितना पेंडेंसी लंबे समय की 20 साल की थी वो हमने कंप्लीट करने का काम किया। और दूसरी बात
कितने 1966 से भी पहले, हरियाणा बनने से भी पहले डीएससी वर्ग की एक बहुत बड़ी डिमांड थी कि हमें रिजर्वेशन में वर्गीकरण किया जाए। बहुत सी सरकारें आई, बहुत सी चली गई। एजुकेशन में किया तो मनोहर जी ने किया 2020 के अंदर, और यदि एम्प्लॉयमेंट में किया तो पहला एक ही एजेंडा, और 18 अक्टूबर को पहली कैबिनेट के अंदर किया तो नायब सिंह सैनी जी ने किया। इससे बड़ा और गरीबों को सुरक्षा देने का, गरीबों को सम्मान देने का, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को हिस्सेदारी देने का और कौन सी सरकार ने काम किया। इस मामले को तो छेड़ते हुए तो बात छोड़िए, हाथ लगाते हुए लोग कांपते थे। जो बड़ा जिगरा मनोहर लाल जी ने किया, अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसका उदय होगा, ये सोच को लेकर जो मनोहर जी चले हैं, जिस सोच को लेकर नायब जी चले हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली है, अन्य दलों ने तो उसको छूने तक की हिम्मत नहीं कर सकी। ये सामाजिक सुरक्षा नहीं है तो क्या है? जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे, अब जो आपका इस सरकार का जो कार्यकाल बचा है उसमें आपका लक्ष्य क्या है? बचा नहीं, अभी तो शुरू हुआ है। अभी तो हम केवल 10 महीने, अभी अगस्त में जाके अब शुरू हो गया अगस्त, 17 अगस्त को 10 महीने होंगे हमारे सरकार। जी, तो जो 4 साल 300 दिन कंप्लीट हम 17 अगस्त को करेंगे जाके। तो 300 दिन हो गए, अभी 300 5 साल का आपको कार्यकाल, मैं वही कह रहा एक हूं। रोड मैप जो बनाया। मैं वही कह रहा हूँ जी, जिन लोगों ने बड़े आस विश्वास और भरोसे के साथ हमको पर तीसरी बार विश्वास किया, उनके भरोसे को टूटने नहीं देंगे। लोगों की शिक्षा की बात है, लोगों की चिकित्सा की बात है, लोगों की सुरक्षा की बात है, लोगों के स्वाभिमान की बात है और समरसता पैदा करने की बात है। इन सभी विषयों को लेकर हमारी सरकार नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हम लगातार प्रयासरत हैं और काम कर रहे हैं। और हरियाणा एक, हरियाणवी एक के साथ साथ सबका विकास और सबका विश्वास जीतने की हमारी सरकार का एक सबसे बड़ा अहम जो हमारा घोषणा पत्र, जिसको हम अपना वचन पत्र बोलते हैं, उस पर हम अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं। मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों को आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूँ, नायब सिंह सैनी जी के किस प्रकार से मिलने का, रात के 2:30 बजे मेरा मुख्यमंत्री मिलता है, गाड़ी रोक के भी मिलता है, हर वक्त मुस्कुराता हुआ मिलता है, सौम्यता के साथ मिलता है और गरीब से गरीब की बात सुनने का वो मादा रखते हैं। और गरीब से गरीब भी उस मुख्यमंत्री आवास में, जो एक बहुत बड़ा बाधा थी लोगों को मिलने में, उस मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे खोल दिए और गरीब से गरीब आदमी भी रात के 2 बजे मुख्यमंत्री से मिल सकता है। ऐसा विश्वास हमने हरियाणा प्रदेश की जनता को देने का काम किया। हमने अभी 4 दिन पहले सीईटी के एग्ज़ाम में उन अभ्यर्थियों, उन परीक्षार्थियों को ये विश्वास दे दिया, उनके अभिभावकों को ये विश्वास दे दिया कि हमारी सरकार के अंदर हम पारदर्शिता एग्जामिनेशन में भी करेंगे और पारदर्शिता के साथ रिजल्ट भी निकालेंगे और पारदर्शिता के साथ मेरिट के आधार पर आपको रोजगार भी देंगे। ये हमने हरियाणा प्रदेश की जनता को के साथ साथ पूरे देश में एक मैसेज देने का मेरे मुख्यमंत्री ने काम किया है। और ये मुख्यमंत्री जी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि आज पूरे देश का मीडिया, आज पूरे प्रदेश का जन जन ये कहता है मुख्यमंत्री जी सा आ गया, मुख्यमंत्री जी एग्जाम देकर जी सा आ गया। ये पहली बार हुआ। तो आखिरी सवाल मैंने कहा था, लेकिन चलते चलते मुझे पता है आज आपके पास समय कम है, एक मीटिंग में आपको जाना है। क्राइम और नशे को लेकर हरियाणा का जो ग्राफ है, ये बताया जा रहा है काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। देखिए, इसमें आपको स्पष्टीकरण नहीं दूंगा, आप मुकेश जी वरिष्ठतम पत्रकार हैं और मैं आपसे बड़ा प्रभावित हूँ, परंतु समय का अभाव है, बोलता मैं इस पर लंबा। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हरियाणा प्रदेश के लोगों को एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री, हरियाणा प्रदेश के माननीय चीफ सेक्रेटरी, हमारे हरियाणा प्रदेश के डीजीपी और पूरा मंत्रिमंडल, मैं जनमानस को, हम उनके माध्यम से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि किसी की सुरक्षा में कोई चूक नहीं होने देंगे। हर प्रकार के, जिस प्रकार के नशे के ऊपर हम लड़ाई लड़ रहे हैं और जो लोग क्राइम की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उनको सलाखों के पीछे भेजने का हमारी सरकार में कोई हम कोताही नहीं बरतेंगे और लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि आप सुरक्षित रहेंगे, ये हमारा वचन है। तो आप मंत्री जी भी हैं और पार्टी के महामंत्री जी भी हैं और ये चक्रव्यूह भी है। चक्रव्यूह में जो खट्टे मीठे सवालात हमने आपसे पूछे, उनका कितना इन्होंने सही जवाब दिया, या फिर जो अब कृष्ण बेदी जी हैं ये पूरे तरीके से प्योर राजनीतिज्ञ हो गए हैं और अपने अनुभव के आधार पर चक्रव्यूह के सवालों को घुमा घुमा के इन्होंने जवाब दिया या नहीं दिया, इसका फैसला हमेशा की तरह आप करेंगे। आप चक्रव्यूह में आए, हमारे साथ अपने विचार साझा किए, हमारे खट्टे मीठे सवालात का जवाब दिया, आपका तहे दिल से शुक्रिया। मुकेश जी, आपने आमंत्रित किया, मुझे बुलाया, आपका आभार जी। तो चक्रव्यूह को अब यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।